हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई किसी भी डाइपोल की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसका जो डायरेक्शन है वो कितनी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड टॉर्क ऑन अ डाइपोल। तो गाइस देखिए इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं अपने डाइपोल को जो है वो प्लेस कर देता हूं और देखता हूं कि डाइपोल के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने यहां पे अपना डाइपोल प्लेस किया। ठीक है, दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। ओके, अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप डाइपोल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखिए ये प्लस एंड है, ये प्लस एंड इस प्लस एंड से क्या होगा, रिपेल होगा, और ये पॉजिटिव ये प्लस एंड इस नेगेटिव वाले से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव इस प्लस वाले से अट्रैक्ट होगा और इससे रिपेल होगा, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, आपको पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज नथिंग बट क्यू F इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहां पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि डाइपोल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब हम चेक करते हैं कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब देखिए नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे अगर मैं बात करूंगा आपसे एफ नेट की, तो आपको पता है कि एक डाइपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन के अंदर और एक इस डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का सेम है, इसका भी क्यू ही है और इसका भी क्यू ही है। तो जब दो फोर्स, जब सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगते हैं तो उसका नेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उनको सम करेंगे। सम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक क्यूई डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा क्यूई डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस क्यूई को आप माइनस भी मान सकते हैं। इसको अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि भाई मेरा जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। नेट फोर्स कितना है मेरा, 0 है। अच्छा, नेट फोर्स अगर 0 होता है तो आपको एक चीज पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, स्टेबल वो क्या कहते हैं उसको, अनस्टेबल फोर्स और स्टेबल फोर्स, यानी कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो आपको पता है कि जब अनबैलेंस फोर्स होता है तभी मोशन होता है। ठीक है, अगर बैलेंस फोर्स होगा तो मोशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लीजिए कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर मैं दोनों साइड से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता तो क्या ये जो डस्टर है क्या ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। अगर आप चाहते कि ये मूव करे तो क्या होगा, एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर हैंड। तो उस टाइप ऑफ फोर्स को मैं क्या कहता हूं, वो मेरा अनस्टेबल फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स होता है। लेकिन यहां पे क्या है, ये बैलेंस फोर्स है। अगर ये बैलेंस फोर्स है तो एक चीज तो आपको क्लियर पता चल गई होगी, दैट इज देयर इज नो लीनियर मोशन। देयर इज नो लीनियर मोशन, यहां पे जो लीनियर मोशन है वो नहीं होगा। क्यों, फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स है। अच्छा, क्या अगर लीनियर मोशन नहीं होगा तो क्या कोई भी मोशन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पता है, आपने 11th क्लास के अंदर आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा है ना। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क कैसे बनता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है टॉर्क के अंदर जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, फोर्स इज नथिंग बट दी कपल ऑफ फोर्स। अब देखिए कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, कपल का मतलब होता है दो। ठीक है, यानी कि जब दो फोर्स लगेंगे तभी कपल ऑफ फोर्स बनता है। इस कंडीशन को आप ढंग से देखिए, देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो दो फोर्सेस मिलकर क्या बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है कि जब किसी एक एंड के ऊपर, जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो डिफरेंट फोर्स लगे, दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो टॉर्क बनता है। कैसे, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है ऐसे। देखिए ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है।
एक ही ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग पॉइंटों पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे लगा, इसके ऊपर ऐसे लगेगा, तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। यस और नो, 11th क्लास में आपने देखा होगा ये रोटेट करता है, ठीक है। जैसे ही ये रोटेट करता है, इस रोटेशन को ही तो हम टॉर्क बोलते हैं। यस और नो, इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो ये कपल ऑफ फोर्स जो है वो इस डायपोल के ऊपर क्या लगाता है, टॉर्क लगाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, टॉर्क तो इसने यहां पे लगा दिया। अब यहां पर आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए इस फोर्स के लिए जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फॉर दिस फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स। तो टॉर्क के लिए एक और कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो भी अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तभी टॉर्क होगा। अगर मान लीजिए ये फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है और इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या टॉर्क करेगा, नहीं करेगा ना। तो बेसिकली क्या है, दो कंडीशन है, एक पहली कंडीशन कि कपल ऑफ फोर्स होने चाहिए, दो फोर्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का वो भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आ गई मेरी टॉर्क की कहानी। अब देखिए टॉर्क के अंदर यहां पे चलिए एक और लाइन लिख लीजिए, देयर इज एट अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब देखिए फोर्स को तो चलिए मैं F मान लेता हूं। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस क्या है, देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो एंगल होगा यहाँ पे ये क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और आपको पता है डायपोल की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ डायपोल इज नथिंग बट दी 2L, दिस इज द डायपोल लेंथ है। अगर चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो ये देखिए जो BC है, BC इज नथिंग बट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्सेस, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू BC। अब इस BC की बात करते हैं, BC कैसे निकालते हैं। देखिए BC को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल के अंदर जाता हूं। किस कौन से ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर। चलिए यहां डालते, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को साइन थीटा निकाल के दिखाइए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज नथिंग बट दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, BC, देन BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, नथिंग बट AB, और AB की लेंथ क्या है 2L। तो क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन 2L। तो यहां से अगर मैं BC निकालूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो क्या आएगा, BC इज नथिंग बट 2L साइन थीटा। BC इज इक्वल टू क्या आ गया, नथिंग बट 2L साइन थीटा। इस वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। इन दोनों में से किसी की भी एक की वैल्यू उठा सकते हैं, तो F कैन बी रिटर्न एज QE एंड BC कैन बी रिटर्न एज 2L साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज क्लियर है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दी 2QL इज नथिंग बट दी डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2L और Q, इस 2L और Q को आप P लिख सकते हैं, that is dipole moment. Then torque can be written as PE sin theta. Tau can be written as PE sin theta. तो अगर आपसे कोई स्केलर क्वांटिटी की बात करता है, स्केलर के अंदर इस डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क होता है, द आंसर इज PE sin theta, ठीक है। अच्छा, अब आप वेक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, जहां पे हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की। तो आपको पता है कि दो चीजों के बीच का मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर उनका जो थीटा है, अगर वो कॉस थीटा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। और अगर कंपोनेंट के अंदर जो एंगल है वो साइन थीटा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे P और E के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बेसिकली क्या है, ये जो डाइपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो दिस पर्टिकुलर थीटा इज नथिंग बट दी साइन थीटा। तो इस पर इसको फर्दर सॉल्व करके मैं और क्या लिख सकता हूं, आपको पता है साइन थीटा इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट इट एज P क्रॉस E, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है फाइनल फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अच्छा,
यहां पे एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर इस पीई साइन थीटा को मैं पी क्रॉस ई तो लिख सकता हूं, लेकिन क्या मैं इसको ई क्रॉस पी भी लिख सकता हूं? ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भाई इसका मतलब ये थोड़ी बोला है कि पीई का ही मल्टीप्लाई करना है या फिर ईपी का ही मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो क्या ये दोनों ठीक होंगे? आंसर इज नो, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूं तो डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप पी से ई को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, अगर आप ई से पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। आपने स्क्रू रूल पढ़ा होगा, ठीक है। स्क्रू रूल कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि भाई इसके अंदर, चलो कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ठीक है। ओके, अच्छा ये है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज पी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये आपको पता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आप पी और ई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लीकेशन की डायरेक्शन कैसी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। यहां से अगर आप पी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्शन कैसी है? अगर आप इसको देखें तो दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलिए ठीक है, अगर मैं ई से पी को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं ई से पी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, और यहां पे कैसा होगा? ये ऐसा होगा। तो इस डायरेक्शन के लिए जो मल्टीप्लीकेशन की जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है? दैट इज नथिंग बट दी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप पी क्रॉस ई करते हैं तो कैसा आता है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। अगर आप ई से पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आता है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। तो अब हम देखते हैं दोनों में से कौन सा ठीक है। देखिए इस डाइपोल के ऊपर फोर्स लगा ऐसा, इस एंड के ऊपर फोर्स लगा ऐसा, तो ये डाइपोल कैसे घूमेगा? ये डाइपोल ऐसे ही तो घूमेगा, इस तरीके से और इस तरीके से। रियल मायने में अगर ये डाइपोल का अगर आप टॉर्क की बात करते हो, डाइपोल ऐसे घूमेगा। तो देखिए ये डायरेक्शन कैसी है? दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो डाइपोल क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका फॉर्मूला भी तो क्लॉकवाइज को सपोर्ट करना चाहिए। तो बताइए कौन सी कंडीशन है जो क्लॉकवाइज को सपोर्ट कर रही है? यानी कि ये कंडीशन क्लॉकवाइज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करा था? इसके अंदर हमने पी क्रॉस ई किया था। क्या किया था? पी क्रॉस ई। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है पी क्रॉस ई की, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये वाली जो कंडीशन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पी क्रॉस ई लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई मेरी मैग्नीट्यूड की बात कि भाई टॉर्क जो होता है वो पी क्रॉस ई होता है, और ये इस तरीके से यहां पे जो है इसका फंक्शन होता है। चलिए अब अगली हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि गाइस कि कई बार इसी टॉर्क के अंदर एक एडिशनल फीचर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, एक एडिशनल टॉपिक जो है ना वो टॉपिक ऐड कर दिया जाता है। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का। किसका टॉपिक है वो? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपकी बुक्स में डेरिवेशन होगी तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको करके बताइएगा। अगर नहीं होता है फिर तो हम बैठे ही है करने के लिए, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अगर डाइपोल घूम रहा है, अगर डाइपोल घूमता है तो डाइपोल जब घूमेगा तो उसके पास एनर्जी भी होगी, उसके पास एनर्जी भी होगी। तो यहां पे मैं उसी एनर्जी की बात करता हूं, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है? दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी की बात करते क्या आएगा? माइनस पी डॉट ई। ये रिलेशन आ जाएगा मेरा किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसको आप करके देखिएगा, इसके बेसिस बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नहीं कुछ तो आप फॉर्मूले को तो आप याद रख ही सकते हैं, ओके। अच्छा, अब ये मेरा डाइपोल की सारी कहानी खत्म हो गई। अब मैं बात करता हूं यहां पे डाइपोल मोमेंट के टॉर्क की, कि भाई डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग गया, चलिए अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लग गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, तब भी इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है। डाइपोल की कंडीशन को मैंने ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या होगा? डाइपोल को ऐसे कर दिया तो क्या होगा? या डाइपोल को ऐसे कर दिया तो क्या होगा? यानी कि अगर मैं डाइपोल्स का जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैं बदलता जाता हूं तो बेसिकली टॉर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हम उसको देखते हैं किसके अंदर? अपने स्पेशल केसेस के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। अच्छा चलिए, सबसे पहले स्पेशल केस की बात करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। और जो मेरा डाइपोल मोमेंट है वो भी कुछ ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए दिस इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो उसका थीटा कितना है, थीटा इज नथिंग बट दी 0 डिग्री। अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क निकालने की बात करें, चलिए निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, पी साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री, और पता है साइन 0 क्या होता है, साइन 0 नथिंग बट 0। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टॉर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की। यहां पे अब क्या मानते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, और इस डाइपोल मोमेंट को मैं ऐसे रखा हुआ, तब मैं इसको इस वे में घुमाना शुरू करता हूं, ठीक है। तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आ गया। लेट्स सपोज दिस इज द डाइपोल मोमेंट पी, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहां पर जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। थीटा कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, देखिए टॉर्क निकालिए कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, पीई आ जाएगा। तो ये मेरी हो गई सेकंड कंडीशन। चलिए अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन के अंदर मान लीजिए दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट पहले ऐसे था, फिर ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे कर देते हैं ना। तो मान लीजिए कि जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट इज जस्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। तो आप इस टॉर्क निकालें तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, पीई साइन 180, और साइन 180 आपका 0 होता है, तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। चलिए फोर्थ कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए भाई ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ऐसे था, ऐसे घुमाया, ऐसे कर दिया, उसको और नीचे कर देते हैं, यानी कि ये जो है इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर तो है, बट कैसा है, ये डाउनवर्ड है ना। तो यहाँ पे डाउनवर्ड है तो थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट दी 270 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 270 डिग्री आ जाएगा। और साइन 270 कितना होता है, -1। तो यहाँ से अगर आप टॉर्क निकाले तो कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का पी, क्या आ जाएगा, माइनस का पी। तो ये मेरी 4 कंडीशंस है। पांचवें कंडीशन में आप इस डाइपोल को फिर से ऐसे घुमाएंगे तो ये 360 पे आ जाएगा। तो बेसिकली जो 360 वाली कंडीशन है वो सेम एज 0 होगी, है ना। तो 360 के लिए भी ये सेम कंडीशन यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आती है जिसको मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। और देखिए इस चारों केसेस के अंदर कुछ कंडीशन इक्विलिब्रियम को शो कर रही होगी, और कुछ कंडीशन जो है वो नॉट इक्विलिब्रियम होगी। कैसे होगी चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे टॉर्क कितना है, 0 है, यानी कि टॉर्क 0 होने का मतलब क्या होता है कि ये डाइपोल जो है वो नहीं घूम रहा, ये डाइपोल जो है इसका रोटेशन नहीं है। अगर ये डाइपोल रोटेट ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क 0 हो, सब चीज 0 हो, ठीक है ना। तो देखिए तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना। सिमिलरली देखिए आप इसके अंदर यहाँ पे भी देखिए टॉर्क 0 है, यानी कि कोई रोटेशन नहीं हो रहा, कोई रोटेशन नहीं हो रहा। तो ये भी कंडीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए टॉर्क कुछ वैल्यू है पीई, यहाँ पे देखिए टॉर्क की कुछ वैल्यू है दैट इज -p, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर टॉर्क की कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क की का कुछ वैल्यू होने का मतलब होता है कि ये डाइपोल है, ये रोटेट कर रहा है। अगर ये डाइपोल रोटेट कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। तो दूसरी कंडीशन जो है ये क्या है, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। चलिए इक्विलिब्रियम का तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा अब बात आती है कि इन चारों में से कुछ चीजें जो हैं वो स्टेबल होती हैं और कुछ चीजें जो है वो अनस्टेबल होती है। देखिए ये अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा,
नॉट स्टेबल होगा। ये स्टेबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, तो चौथी पॉइंट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तीसरे पॉइंट में देखिए, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉट स्टेबल होगा। ये भी स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये घूम रहा है, तो स्टेबल कैसे होगा। यानी कि दूसरा पॉइंट और दूसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन, ये कंडीशंस क्या है, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम भी है और ये स्टेबल भी नहीं है। अब कहानी शुरुआत है कि जब ये दोनों ही नॉट स्टेबल हैं तो स्टेबल है कौन सा, है ना। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि भाई ये आपका डाइपोल है, ठीक है। इस डाइपोल को ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, ओके। अगर मैं इस डाइपोल के एज से यहां से अगर मैं इसको धक्का मारता हूं, हल्का सा अगर मैं धक्का मारता हूं, देखिए नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मैंने हल्का सा फोर्स लगा के इसकी ओरिजिनल कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की, हल्की सी, और ये अपने आप ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपने हल्का सा डिफरेंस दिखाया और ये पूरा का पूरा ही इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आ गया, तो इसको मैं बोलता हूं दिस कंडीशन इज अ नॉट स्टेबल। ये नॉट स्टेबल है, हल्का सा हिलाओ तो स्टेबिलिटी अपनी खो देता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस जस्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये मेरा डाइपोल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, इसकी ओरिजिनल कंडीशन ये है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसा, इसको मैंने छोड़ दिया, देखिए ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसको मैं ऐसे हटाता हूं, देखिए फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जिस डाइपोल मोमेंट को अगर आप बार बार इसके ऊपर आप फोर्स लगाए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, वो होता है मेरा स्टेबल, ठीक है। फोर्स लगाते के बाद अगर वो परमानेंटली अगर पोजीशन को बदल दे तो वो होता है मेरा अनस्टेबल, और हल्का सा फोर्स लगाने के बाद अगर वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको मैं क्या बोलता हूं, वो होता है मेरा स्टेबल। तो गाइस देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा यूनिक है। क्या क्या होता है बेसिकली, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टेंडेंसी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल मोमेंट को लेकर जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो ना वो मेरी तरह हो जाए। कैसी हो जाए, वो मेरी तरह हो जाए, ठीक है। चलिए इन दोनों को हम यहां से मिटा देते हैं, इनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेबिलिटी का क्या कंडीशन होती है, पहली आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन डाइपोल मोमेंट in its own direction, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश करेगा कि भाई साहब आप मेरी तरह आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की, ठीक है। देखिए इस कंडीशन के अंदर मान लीजिए मैंने अपना डाइपोल रख दिया ऐसे, दिस इज द डाइपोल, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ये एंड है मेरा पॉजिटिव और ये एंड है मेरा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक। अच्छा, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे घूमता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आके ये रुक जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आते ही इसका जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप इस डाइपोल को ऐसे ना रख के आप ऐसे रखते हैं, तब हल्का सा फोर्स लगाते हो, देखिए क्या होता है, यहाँ पे आके ये फिर रुक जाएगा। आप इसको यहाँ पे रखिए, हल्का सा फोर्स लगाइए, देखिए फिर भी ये रुक के यहाँ के रुक जाएगा, है ना। यानी कि इसको आप कहीं भी छोड़ेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके ही रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली कंडीशन, कहीं पे भी छोड़िए ओरिजिनल पोजीशन पे, कहीं पे भी छोड़िए ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये क्या है, मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा चलिए अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां पे मान लीजिए कि आपने डाइपोल रख दिया कुछ ऐसा, ये डाइपोल रख दिया आपने, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। अच्छा देखिए, प्लस एंड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी लगती है, हमेशा टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ठीक है। अच्छा लग गया। अब हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को यहां से हल्का सा हिलाते हैं, ठीक है। इस को हल्का सा हिलाते हैं। जैसे ही आपने इसको हल्का सा हिलाया तो ये डाइपोल क्या बोलेगा, डाइपोल बोलेगा भाई मैं जिस तरफ जा रहा हूं ना उस तरफ जाने में मजा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जैसे आपने इसको हल्का से हिलाया तो इसको और घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये ओरिजिनल पोजीशन पे आया, नहीं आया। आपने हल्का से इसको डिफॉर्म किया और ये ऑलरेडी मूव कर गया,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, दिस इज कॉल्ड दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होती है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, यानी कि ये वाली कंडीशन, हल्का सा धक्का दिया और ये चलता ही चला गया, है ना। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये मेरी अनस्टेबल हो गई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके रीजनिंग वाले या फिर आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है जहां पे आप उसको कहीं पे भी छोड़े वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाता है, ठीक है। इस केस के अंदर भी देखिए क्या होता है, आपने इसको छोड़ा तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा अपने आप ही। तो ये वाली लाइन भी देखिए ट्रू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन पी इन इट्स ओन डायरेक्शन। इसको ओन डायरेक्शन के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा तो ये वापस लौट के अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। इसके अंदर हमेशा ये अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई स्टेबिलिटी और ये हो गई मेरी अनस्टेबिलिटी। आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसको लेके हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें।